सो ग्रीटिंग्स एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मेरा नाम यशवर्धन सिंह है और मैं 2019 से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। और आज हम लोगों के इस चैनल पे एक नई सीरीज शुरू होगी और सीरीज का नाम होगा वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोगों को सबसे पहले, अगर हम लोग इनकी क्लासेस पढ़ेंगे, लेक्चर्स लेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते हुए हम लोग को एक थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करके रखनी चाहिए। सबसे पहले जो हम लोग पहले के लेक्चर्स रहेंगे, पहले के 3-4 लेक्चर्स वो रहेंगे किस तरीके से नए आइडियाज आए लिबर्टी के और इक्वालिटी और जस्टिस के, कुछ नए क्रांतिकारी विचार आए, आइडियाज आए। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से उन आइडियाज पे बेस्ड मोबिलाइजेशन होगा लोगों का और लोग उस पर क्रांति करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे, उन आइडियाज पे उस थीसिस को एक्शन में लाएंगे और प्रैक्टिकलिटी में लाएंगे। उस क्रांति के बाद जो नए देश फॉर्म होंगे, उस जैसे क्रांति हुई उसके बाद जो नए देश फॉर्म हुए, उन देशों के बीच में जो युद्ध होगा और उस युद्ध के बाद जो नए नए राजा निकलेंगे, अलायंसेस फॉर्म होंगे, क्या चीजें बनेंगी, क्या इकोनॉमिक सिचुएशन बनेगी, सोशियो इकोनॉमिक क्या सिचुएशन बनेगी, इस सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ना हम लोगों का काम रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री के पूरी की पूरी सीरीज में। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो होगा रेनेसॉ पे। रेनेसॉ बेसिकली एक फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब होता है रीबर्थ या फिर पुनर्जागरूकता। पुनर्जागरूकता अगर हम लोग रेनेसॉ को कह रहे हैं तो इसका मतलब पुनर् हो रही है या फिर से हो रही है, तो यानी इसका मतलब एक बार फिर से पहले हो चुकी होगी। तो अगर पहले कौन सी जागरूकता हुई? क्राइस्ट का बर्थ हुआ, क्राइस्ट ने अपना गॉस्पेल पढ़ाया, अपनी टीचिंग्स दी, प्रीच किया, उसके बाद उनकी डेथ हुई, 3 दिन बाद रेजरेक्शन हुआ। उसके बाद जो मैथ्यू हो गया, जॉन हो गया, और मतलब इन लोगों ने मार्क, ल्यूक, मैथ्यू और जॉन, इन चार जो इन लोगों ने अपने अपने चैप्टर्स लिखे, बाइबल में आपने ऐड किया, जीसस की कहानी बताई। तो ये जो गॉस्पेल लिखे गए थे, ये जो बाइबल थी, उनकी जो कहानियां थी, उनकी जो मैजिक थे, उनको पूरी दुनिया में फैलाया, एशिया में, इंडिया में और एशिया में फैलाया, अफ्रीका में फैलाया, अफ्रीका में भी, एथियोपिया में अभी भी है। उसके बाद आप देखेंगे कि यूरोप में जाके पहुंचता है, यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैलती है, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैलती है, और यही तक पहली जागरूकता है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें एक मेंशन आता है फैरिसीज का। फैरिसीज मतलब जो ज्यूज थे, ज्यूज या फिर कहा जाए तो ज्यू पुजारी, जो लोग बहुत ज्यादा पावर आ गई थी उनके हाथ में और कहा जाए तो करप्ट हो गए थे। तो कहते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, तो उनके साथ वही केस था। तो फैरिसीज के खिलाफ एक तरीके से जीसस क्राइस्ट एक क्रांति के रूप में आते, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो फिर उनके आंखों में, क्रिश्चियंस के आंखों में फैरिसीज जो थे वो करप्ट हो गए थे और उनके खिलाफ जागरूकता फैलाना जरूरी था। उसके बाद यही हुआ आपका मॉडर्न एज में, मेडिवल और मॉडर्न। जैसे अगर हम लोग पढ़ें कि जैसे जो एंशियंट एज आया हम लोग का, एंशियंट टाइम जो था, एंशियंट्स के बाद हम लोग सीधा तो मॉडर्न पे आके जंप नहीं कर जाएंगे ना, कि सीधा एंशियंट के बाद हम लोग मॉडर्न एज ही पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहले गुप्ता एज पढ़ा और सीधा आके हम लोगों ने मोदी जी का शासन पढ़ रहे हैं। नहीं, हम लोगों को इसके बीच की कड़ियां लगाना जरूरी है। एंशियंट पीरियड में कई सारे जो नए धर्म है वो नहीं थे, उस समय पे इस्लाम नहीं था भारत में। मॉडर्न एज में है इस्लाम, बीच की कड़ी कनेक्ट कहाँ से करोगे? मेडिवल एज तो पढ़ना जरूरी है ना। अब मेडिवल एज पढ़ने के लिए आपको पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, और इसी वजह से बीच की कड़ी को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें। और वर्ल्ड हिस्ट्री को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, आपको अब मुझे कोई ये रीजन नहीं है, अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि हम लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना क्यों है। क्योंकि अब ये बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई है बात कि मॉडर्न कड़ी और एंशियंट कड़ी को जोड़ने के लिए हम लोगों को जरूरी हो जाता है कि हम लोग इस कॉमन कड़ी को, यानी जो वर्ल्ड हिस्ट्री, इसको पढ़ें। तो रेनेसां में बेसिकली पुनर्जागरूकता होती है। और जैसे ये जो सोशल हायरार्की थी यूरोप की, जैसे सबसे पहले किंग प्लस चर्च था, किंग और चर्च। चर्च का मतलब जैसे हम लोग के यहाँ कानपुर में एक बहुत पुरानी चर्च है, ऑल सोल चर्च या फिर कानपुर मेमोरियल चर्च। उस एक चर्च की बात नहीं करें, चर्च मतलब पूरी की पूरी रिलीजियस बॉडी या फिर रिलीजियस अथॉरिटी, उस पूरी की पूरी रिलीजियस बॉडी को। और जो जैसे मतलब कहते हैं ना मैकियावेली, अगर आपने मैकियावेलियन सेक्युलरिज्म पढ़ा होगा तो उसमें एक क्लियर डाइवोर्स रहता है स्टेट और सेक्युलर, मतलब स्टेट और धर्म के बीच में। उसको कहते हैं मैकियावेलियन सेक्युलरिज्म, कि राजा जो है या फिर जो किंग है या फिर जो लीडर होगा एक देश का, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा रिलीजियस मैटर्स में। और जो रिलीजियस चीफ होगा वो कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरफेयर नहीं करेगा।
इंडिया में गांधीयन सेक्युलरिज्म है, सर्वधर्म संभाव की आइडियोलॉजी है। हम लोग मैकियावेलियन सेक्युलरिज्म को फॉलो नहीं करते कि क्लियर डाइवोर्स नहीं रहेगा। हम लोग टोटल फ्रीडम नहीं देते हैं, टू सम एक्सटेंट देते हैं, जब तक किसी और के राइट्स पे खतरा ना है। सिंपल सी ये चीज है। तो कहा जाए तो फिर ये चर्च बेसिकली आप समझ लीजिए पूरी पूरी रिलीजियस बॉडी है, और किंग प्लस चर्च, उस समय पे सेपरेशन नहीं था। किंग ही चर्च है और चर्च ही किंग है। किंग जो है वो चर्च की वजह से, और जो चर्च है वो किंग की वजह से। किंग जो है वो चर्च को सपोर्ट देता है तो चर्च है, चर्च की जो है वो किंग को सपोर्ट देती है तो किंग है। समझे आप? यानी जो राजा है उसको चर्च की वजह से लेजिटिमेशन मिलता था। अब कैसे है, जैसे बाइबल है, बाइबल उस समय लोकल लैंग्वेजेस में नहीं थी, उस समय केवल लैटिन में थी। अब जो प्रीस्ट थे उन लोगों को लैटिन, केवल लैटिन आती थी, मतलब लैटिन तो लैटिन के अलावा भी लोकल भाषाएं आती थी, लेकिन जनता को तो केवल लोकल भाषाएं आती थी, उनको लैटिन आती नहीं थी। अब लैटिन बताएगा कौन, उनको तो खुद तो आती नहीं। प्रीस्ट को पता है तो मतलब प्रीस्ट से अपना पढ़ाएंगे जो भी उनको बताना होगा। अब प्रीस्ट का जो मन किया वो बता दिए। ये जो लिखा है लेक्सस रेक्सस लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि मैं ही राजा हूँ और राजा ही राजा है, यानी राजा के आप खिलाफ कुछ भी कह नहीं सकते। लोग हाय राम, यही तो धर्म है, यही तो ये है, अगर मैं राजा के खिलाफ कुछ कह दिया तो ये तो धर्म के खिलाफ पाप हो जाएगा। तो जो जनता है ना, उसके ऊपर राजा ने एक जाल डाल रखा था, और राजा के ऊपर जाल डाल रखा था किसने? जो रिलीजियस बॉडी थी, चर्च ने। इस वजह से मैं कह रहा हूँ राजा है तो चर्च है, और चर्च है तो राजा है। सिंपल सा ये फंडा है हम लोगों का। यही है यहाँ की थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग। उसके नीचे आते थे नोबिलिटी, फ्यूडल लॉर्ड्स, और उसके नीचे आते थे नाइट्स, डिफेंस वाले, और उसके नीचे आते थे कॉमन पब्लिक या फिर स्लेव्स। ये थी उस समय की यूरोप की मेंटालिटी, या फिर कहा जाए तो सोशल हायरार्की। इस सोशल हायरार्की के खिलाफ हुई थी क्रांति। क्रांति ऐसी नहीं कि तलवार निकाली और गला काट के रख दिया कि ये हो गई क्रांति, राजा को मार दिया। ये वाली क्रांति की बात नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसी क्रांति थी कि इंटेलेक्चुअल क्रांति। हम लोगों ने एक नई आइडियाज लाए, लिबर्टी का आइडिया लाया, इक्वालिटी का आया, जस्टिस का आया, और इस तरीके से जो उस समय की आर्ट थी, फिलॉसफी थी, सब पे इफेक्ट पड़ा और सारी की सारी चीजों में रिफॉर्म लाया गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेनेसो या फिर रीबर्थ, एक तो उस समय हुआ था जागरूकता, और एक अब हो रही है। अभी नहीं, मतलब ये वाले 2024 में नहीं, 2024 में नहीं, उस समय की बात करूं, रेनेसो काल की। अब होता क्या है कि इस एज में जो चर्च की अथॉरिटी थी, इसके खिलाफ लोग जागे और इसको अटैक किया कि अगर ये यही हट जाएगा तो राजा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हमारे पास अधिकार आ जाएंगे, और हम लोग अपने मन से अपनी सरकार चलाएंगे और हमें दबाने वाला कोई भी नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है, पूरा रेनेसां केवल और केवल रिलीजियस आर्बिट्ररी अथॉरिटी थी, उनके खिलाफ एक इंटेलेक्चुअल क्रांति का एक, कहा जाए तो फिर सिंबॉलिकली एक सिंबल है, और वो है रेनेसां। वो पूरी की पूरी रिलीजियस क्रांति को, या फिर रिलीजियस क्रांति नहीं, इंटेलेक्चुअल क्रांति को ही पूरा रेनेसां कहा जाता है। सिंपल सी ये बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भारतीय रेनेसां किसको कहा जाता है, याद करिए कब आए देश में रिफॉर्म्स। मॉडर्न एज में, पुराने काल में नहीं बात कर रहा, मॉडर्न एज में कब रिफॉर्म्स आए? हमारी 18वीं और 19वीं शताब्दी में, सेंचुरी में। उस टाइम पे क्या हुआ? नए राजा राम मोहन रॉय जैसे रिफॉर्मर्स आए, जिन्होंने धर्म में और कल्चर में और जो फालतू की प्रैक्टिसेस चल रही थी, जैसे पुराने मेडिवल यूरोप में एक प्रैक्टिस थी जिसको कहते थे विच हंट नाम से। किसी भी आप महिला को कह दोगे कि ये तो चुड़ैल है, और उसको लोग मार देते थे। कोई अगर साइंस पढ़ रहा है, कोई मैथ्स पढ़ रहा है, कोई धर्म पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रभु कैसे हो सकते हैं, प्रभु का तो कोई मतलब ये सब चीजें तो है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने धर्म पे क्वेश्चन किया तो आपको मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। कुछ ऐसा था मेडिवल धर्म। वेस्ट की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। यूरोप में ऐसी सिचुएशन हो रखी थी, इस लेवल तक की आर्बिट्ररीनेस थी, इतनी आपको आजादी भी नहीं थी, कोई आजादी नहीं थी। अब शायद आपको समझ में आएगा क्यों हम लोग रेनेसां को पढ़ रहे हैं, पुनर्जागरूकता क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय रेनेसां कब आया, भारतीय पुनर्जागरूकता कब आई, तो आप कहेंगे 18वीं और 19वीं शताब्दी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है। और अगर आपसे कहे कि रेनेसां की डेफिनेशन क्या है, रेनेसां बेसिकली कहा जाए तो फिर एक ऐसी चीज है या फिर एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें फिलोसफिकल, इंटेलेक्चुअल
हमारी सोच जो है उसमें क्रांतियां आ रही है, एक नई सोच आ रही है। अब जब आपके दिमाग में कोई थियरी आएगी, उससे आप उसको प्रैक्टिकलिटी में लाओगे। प्रैक्टिकलिटी में कैसे लाओगे? आप उसको आर्ट में लाओगे, लिटरेचर में लाओगे। और इसी तरीके से आप कई बार मेडिवल एजेस की जब आप आर्ट को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि रेनेसो आर्ट भी क्या आ जाता है, क्योंकि एक नई टाइप ऑफ ड्राइंग्स आ रही थी, नई टाइप ऑफ पेंटिंग्स आ रही थी, इसलिए उनको कहते हैं रेनेसो आर्ट। तो कुछ इस तरीके से चीजें होती हैं। और आप इस समय में देखेंगे कि जो कहा जाए तो नई यूनिवर्सिटीज बनी, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी, पेरिस में यूनिवर्सिटीज बनी, बोलोन में यूनिवर्सिटीज बनी। तो यूनिवर्सिटीज भी नहीं बनी, उन यूनिवर्सिटीज में कई सारे यंग स्टूडेंट्स आए जिन लोगों का एक कॉमन थॉट था कि धर्म कैसे, धर्म क्यों है, और ये लोग हमारे ऊपर हमें आजादी क्यों नहीं देते। क्वेश्चन करने वाले यंग लोग आए। उन यंग लोगों की वजह से एक इंटेलेक्ट, जो ये पूरी की पूरी रेनेसो वाली सोच थी, इसको एक बूस्ट लगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोगों की बात यहाँ पे होती है रेनेसो की। रेनेसो की डेफिनेशन क्या है, रेनेसो है क्या, और ये पूरी कहानी किस तरीके से चलती है। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये समझेंगे कि ऐसे हुआ। उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है हम लोग का क्रूसेड्स का। अब क्रूसेड्स में क्या होता है बेसिकली, जो क्रूसेड्स थे, वो क्रूसेड्स बेसिकली आपने सुना भी होगा, मिडिवल एज में जो क्रिश्चियंस थे और जो मुस्लिम्स थे, उनके बीच में जेरूसलम यानी आज का जो इजराइल है उसमें युद्ध चल रहा था। उन दोनों में युद्ध चल रहा था कि जेरूसलम को कौन कंट्रोल करेगा। तो बेसिकली अगर हम लोग कहा जाए तो फिर जो जेरूसलम है आज की, जो आप इजराइल में देखोगे, जो आज भी वहां पे युद्ध चल रहा है कि कौन कंट्रोल करेगा, तो पूरा जेरूसलम है। इसके बीच में जो क्रिश्चियन फाइटर्स थे, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में युद्ध हुआ। इन मुस्लिम्स के और क्रिश्चियंस के बीच में युद्ध हुआ। इसमें पूरे के पूरे यूरोप से कई सारे शासकों के कई सारे सोल्जर्स पूरे यूरोप में गए, और मतलब पूरे इजराइल वाले एरिया में गए, और उन लोगों ने मुस्लिम से फाइट की, जिसमें आपने कई सारे बॉल्डविन नाम के राजाओं को सुना होगा, सलाहुद्दीन के नाम के शासकों को आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे यही क्रूसेड्स में ही थे। किंगडम ऑफ जेरूसलम आपने सुना होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्रूसेड हुआ। क्रूसेड में हम सबको जैसा कि मालूम ही है कि लास्ट में मुस्लिम्स की हार हुई, और मतलब मुस्लिम्स की नहीं, सॉरी, क्रिश्चियंस की हार हुई, और मुस्लिम जो थे उन्होंने जेरूसलम जीत लिया। और आप देखेंगे कि इवन मॉडर्न टाइम्स तक ऑटोमन एम्पायर नाम का जो एम्पायर है वो वहां पे रूल कर रहा था। तो वहीं से क्रूसेड्स ही एक टर्निंग पॉइंट था जहां से क्रिश्चियंस पूरे के पूरे मिडल ईस्ट से वाइप आउट हो गए। और अगर आप देखें कि पहली बात तो जब क्रूसेड्स में हारे गए, जब क्रूसेड्स हारे क्रिश्चियंस, तो उनको एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा कि आप तो जहाँ पे क्राइस्ट का बर्थ हो आप वहीं पर नहीं उसी को नहीं बचा पाए, उस जगह को ही नहीं बचा पाए, आप कैसे लोग हो, आप कैसे क्रिश्चियंस हो। तो कहीं ना कहीं एक मतलब कहा जाए तो फिर क्रूसेड से उनको भी बस ये एक और चीज आई कि केवल यूरोप ही यूरोप नहीं है, उसके आगे भी एक दुनिया है। जैसे आपने सुना होगा कि अल जब्र है, जो अलजेब्रा है वो एक्चुअली अल जब्र है, वो अरब लैंड से आया था। बगदाद बहुत ज्यादा हाईली डेवलप था उस समय में, मेडिवल एज में, और उसको बर्बाद किसने किया? मंगोल्स ने किया, है ना। तो फिर अल जब्र हो गया, तो कई सारी नई चीजें, जो सेग्रीगेशन थी वो हटी क्रूसेड्स की वजह से। जो क्रिश्चियंस थे वो बाहर की दुनिया में आए, मिडल ईस्ट भी है, एशिया भी है, अफ्रीका भी है, वो अलग अलग उन्होंने जगहें देखी, वहां के आइडियाज देखे, आइडियोलॉजीज देखी, नए आइडियाज उनको मिले, नई चीजें देखने को मिली, नई आर्ट मिली, नए लोग मिले, है ना। इसके बाद अगर हम लोग देखें, जब उनको नई आर्ट मिली, नई चीजें मिली, उसके बाद जैसे पहला तो क्रूसेड है, क्रूसेड्स की वजह से भी एक रेनेसो को इफेक्ट पड़ा, रेनेसो को एक बूस्ट लगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है हम लोगों का कॉन्स्टेंटिनोपल। जब कॉन्स्टेंटिनोपल के ऊपर जब कॉन्क्वेस्ट हुई थी, जब द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जब बाइजेंटीन एम्पायर की राजधानी मुस्लिम्स ने ऑक्यूपाई कर ली थी, तो मुस्लिम एम्पायर्स थे, तो उसमें आप देखोगे कि किस तरीके से, जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वो कनेक्टिंग पॉइंट था आपका, वहां का कनेक्टिंग पॉइंट था यूरोप और एशिया के बीच में। यूरोप और एशिया के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, अगर वही मिसिंग हो जाएगा तो अगर किसी को यूरोप के बंदे को अगर यहाँ आना होगा वो कैसे आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई
जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल है, यहाँ पे है कॉन्स्टेंटिनोपल, यहाँ पे आपका एशिया और यहाँ पे आपका यूरोप। अगर जैसे यहाँ पे है कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू यूरोप से लोग एशिया थे और एशिया से लोग यूरोप जाते थे। अब कॉन्स्टेंटिनोपल पे ही पूरे के पूरे एरिया में यहाँ पे मुस्लिम्स ने अपनी कॉन्क्वेस्ट कर ली, मुस्लिम एम्पायर्स ने। जब मुस्लिम्स ने वहां पे पूरा जीत लिया, अब यूरोप जो था वो एकदम साइडलाइन हो गया, केवल यूरोप में रह गया यूरोपियंस। अब वहां से अगर किसी को निकलना होगा तो अगर आपने मैप देखेंगे, आपके पास अगर वर्ल्ड मैप रखा होगा, वर्ल्ड मैप पे देखिएगा कि टर्की है, टर्की से एक कनेक्टिंग पॉइंट था। अब जैसे ही वो कनेक्टिंग पॉइंट हटा, तब यहाँ से यूरोप से कैसे आएंगे लोग एशिया या फिर कहीं और पे ट्रेड कैसे करेंगे? इसी वजह से जो मर्चेंट्स थे, यानी जो ट्रेडर्स थे, वो मजबूर हो गए कि वो लोग समुद्र के, क्योंकि पहले कहते क्या थे, चर्च ने एक ये माइंडसेट बना रखा था कि जो पानी है, क्योंकि ये फ्लैट अर्थ थियरी चल रही थी उस समय, तो फ्लैट अर्थ थियरी के मुताबिक अगर कोई पानी में जाएगा तो पानी से वो नीचे गिर जाएगा। नीचे कहाँ पे गिरेगा? पाताल में। अब ऑब्वियसली आज के समय पे तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, बट उस समय भी चर्च ने माइंडसेट बना रखा था। इस वजह से आप देखेंगे कि जो जनता थी, जो मर्चेंट्स थे, उन्होंने बाहर जाना शुरू किया। वैसे ही आपके ट्रेड रूट्स है, लोग नॉर्थ अमेरिका गए, लोग अफ्रीका गए, लोग साउथ अमेरिका गए। इसी तरीके से जो आपका केप ऑफ गुड होप है साउथ अफ्रीका में, उसके थ्रू लोगों ने एशिया आना शुरू किया, ट्रेड रूट्स खोले, लोग नए नए कल्चर से मिले, नए नए आइडियाज आए, नई डिस्कवरीज हुई। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था इसके लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर एक बहुत ही ज्यादा मेजर कारण, एक तो नई चीजें पता चली, नए लोग मिले, नए आइडियाज मिले, ये पहला कारण था रेनेसां का। दूसरा कारण ये था कि प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो चाइना से घूम घूम के यूरोप तक आ गई थी। और कहा जाए तो फिर कैक्सन नाम के एक व्यक्ति थे, 1477 में, 1477 में उन्होंने, 1476 में वो लाए थे, 1477 में वो लोग ऑफिशियली उन्होंने शुरू किया था अपनी प्रिंटिंग प्रेस को। तो फिर 1477 में जब प्रेस लाई गई ब्रिटेन में, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ अभी के लिए, जब ब्रिटेन में लाई गई तो जो पहले नॉलेज की जो मोनोपोली थी वो थी किसके पास? पैसे वालों के पास, राजा के पास, नोबिलिटी के पास और चर्च के पास, क्लर्जी के पास। अब जैसे कई सारी चीजें, अब जो प्रिंटिंग्स थी, जो प्रिंट होती थी किताबें, अब वो बहुत मास नंबर्स में होने लगी और जनता तक फैलने लगी। जनता को जब नॉलेज पहुंची तो उन्होंने कहा कि भैया अब तो नॉलेज सबके पास है, अब नॉलेज के किसी के पास, 1% के पास मोनोपोली है नहीं। अब जब प्रिंटिंग प्रेस हुई शुरू, जब लोगों ने देखा कि हम लोग जब समुद्र के किनारे जाते हैं तो हम लोग गिर नहीं जाते हैं, जब गिरते नहीं हैं तो क्या होता है? तुमने क्या, मतलब चर्च वालों से कहा कि तुम लोग क्या कह रहे थे? आगे तो जाके नए लोग मिल गए और वहां नए लोगों से मिलकर हम लोग वापस भी आ गए, अलग ही बातें करते हो तुम लोग तो फिर यहाँ पे उन लोगों ने चर्च को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। जब बाइबल का ट्रांसलेशन लोकल लैंग्वेजेस में हुआ तो उन्होंने कहा तुम तो कहते थे कि यहाँ पे राजा को मानने की बात की गई, पूरी बाइबल में कभी भी राजा की बात नहीं की गई, या शासन की कभी बात नहीं की गई, गवर्नेंस की बात नहीं की गई, तुम कह कहाँ से रहे थे? तो क्वेश्चन होना शुरू हो गया यहीं से। जब यहाँ से क्वेश्चन होना शुरू हुआ तो जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, रूढ़िवादी सोच को बहुत बड़ा धक्का लगा रेनेसां से। अब आपको धीमे धीमे कनेक्ट होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपकी कहानी रहती है। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो रूढ़िवादी प्रैक्टिसेस थी उनको एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पुशबैक होता है। प्रिंटिंग प्रेस आई, लोगों के पास नॉलेज पहुंच गए, कई सारे नए फिलोसोफर्स आए, जो डाल्टन नाम के व्यक्ति थे, उसके बाद पीटर नाम के जो फ्रांस से थे, उसके बाद बेकर नाम के जो फिलोसोफर थे आपके ये ब्रिटेन से थे, और डाल्टन जो थे वो आपके इटली से थे। तो फिर जो नए नए फिलोसोफर्स थे, इन लोगों ने अपने नए आइडियाज देने शुरू किए चर्च के खिलाफ। यूथ चर्च के खिलाफ भड़क गया, नई नई यूनिवर्सिटीज खोली, लोगों के पास नॉलेज पहुंची, और इसके बाद आप देखेंगे कि एक नई सोच आनी शुरू हुई। इस नई सोच से जो पुरानी रूढ़िवादी सोच थी उसको धक्का लगा और लोगों ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। इसमें आप देखेंगे कि अब जो नई नॉलेज आएगी, लोगों ने अब क्या किया, लोगों ने क्या किया, ये चर्च को क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करने के बाद क्या हुआ? चर्च की मोनोपोली हटी। चर्च की मोनोपोली हटने के बाद क्या हुआ? लोगों को नॉलेज मिली, लोगों ने डिस्कवरीज की। डिस्कवरीज करने के बाद आप देखेंगे कि क्या होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि
पूरा पूरा एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट बदला, एक नया माइंडसेट आया लोगों के अंदर, यूरोप के लोगों का माइंडसेट बदला। अब क्या हुआ, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स से आने से पहले हम लोग पहले एक बहुत ही ज्यादा हम लोग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि हम लोग ये जाने कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा जैसे जो मेन यूरोप था वहां पे इंटेलेक्चुअल आइडियाज आए कहाँ से, और क्या क्या मेन सेंटर पॉइंट्स है जहाँ पे आइडियाज आने वाले। उन यूरोप के पॉइंट्स पे था नरेमबर्ग था, मिलान था, इवन वेनिस भी था। तो आप देखेंगे कि मेनली इटली में एक नई सोच उभरती है, इटली से ये नई सोच निकली और पूरे के पूरे यूरोप में धीमे धीमे करके फैली। 1300 से सोच निकली और 1600 तक पूरे के पूरे यूरोप में नई सोच फैल चुकी थी। और उसी के बाद आप देखेंगे कि 1600 के बाद से क्रांतियां होनी शुरू हो गई। 1700 से पूरा दो क्रांतियों के नाम पर है, आपको मालूम ही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो फिर इटली जैसे, अब लोग कहेंगे कि इटली ही क्यों ट्रेड सेंटर बना, पहली बार ट्रेड सेंटर क्यों बना, आर्ट का सेंटर क्यों बना, और इन डिफरेंट व्यू पॉइंट का सेंटर क्यों बना, और पूरे रेनेसां का सेंटर कैसे बन गया इटली। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इटली में ही, इटली यहाँ पे पूरा मेडिटेरेनियन सी है। ट्रेडर्स आएंगे तो यहीं से समुद्र में निकलेंगे, अलग अलग जगह जाके ट्रेड करेंगे। तो जो ट्रेड पॉइंट्स थे, जैसे कई सारे अलग अलग एरिया, पूरे यूरोप से जो ट्रेडर्स थे वो वहीं से निकल के जाते थे, इटली में आए, रुके, अपने ट्रेड जो भी करना था किया, काम करके वापस चले गए। तो जब सोच का लेन देन हुआ, आर्ट का लेन देन हुआ, ड्राइंग्स मिक्स हुई, आर्ट मिक्स हुई, तो एक नई रेनेसां आर्ट निकली, एक नई थियरी निकली। और वहीं से आप देखेंगे कि शुरू होती है रेनेसां आर्ट की कहानी। तो जब ट्रेडर्स, बेसिकली आप कहा जाए तो फिर जब पूरे यूरोप में ट्रेड शुरू हुआ, व्यापार का काल शुरू हुआ, व्यापार जब शुरू होता है उसके बाद लोग इधर उधर जाते हैं, लोग नई नई सोच से मिलते हैं, लोगों को नई नई सोचें मिलती हैं और लोग नए लोगों से मिलते हैं। और जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको ये मालूम था कि चल चल झूठ है, ये बहुत झूठ कहते हैं। तो जो ट्रेडर्स थे जिनके पास पैसा था, अब आने लगा था, जो नई बिजनेस क्लास थी, वही चर्च के खिलाफ हो गई थी। और उन लोगों ने किसको पेट्रोनाइज किया, किसको पैसा दिया, जो रिच मर्चेंट से, उन्होंने पेट्रोनाइजेशन दिया किसको, आर्ट को, ड्राइंग्स को, पेंटिंग्स को। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो फ्रेस्को पेंटिंग्स होती है, फ्रेस्को वॉल पेंटिंग हो गई, उसके बाद ऑयल पेंटिंग हो गई, सारी की सारी इसी समय में निकली है। किस वजह से, क्योंकि नए नए थियोरीज का लेन देन हुआ, नई नई आइडियोलॉजीज का लेन देन हुआ, सोच का लेन देन हुआ और आर्ट का लेन देन हुआ। इस वजह से देखेंगे कि अब यहीं से मैं आके आपका कैरेक्टरिस्टिक्स को कनेक्ट करूंगा। सबसे पहले तो आती है हम लोग की एम्पिरिसिज्म को। एम्पिरिसिज्म, आप जो भी कह रहे हो उसका रीजनिंग दो और एक लॉजिकल रीजनिंग दो। ऐसा नहीं कि देखो ये जो लड़की जा रही है ये चुड़ैल है, मार दो इसको, लोगों ने मार दिया, नहीं, प्रूव करो किस तरीके से कह रहे हो, चुड़ैल होती भी है कि नहीं होती है, कौन, जो तुम कह रहे हो कि जो राजा है उसके पास डिवाइन राइट्स हैं, किस पॉइंट से डिवाइन राइट्स हैं, क्या क्या प्रूफ है तुम लोगों के पास कि राजा ने उसको ब्लेस किया, मतलब गॉड ने उसको ब्लेस किया, जाओ तुम आज से राजा हो यहाँ के, तुम्हारे पास डिवाइन राइट, किसी ने नहीं कहा, ये सब झूठ है। जो भी कह रहे हो उसका लॉजिकल प्रूफ दो, रीजनिंग दो। पहला है एम्पिरिसिज्म, हर चीज पे क्वेश्चनिंग शुरू हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे एम्पिरिसिज्म के बाद आप देखेंगे कि जो आर्ट थी वो एक नए तरीके से आनी शुरू हुई, यानी जो पहले केवल और केवल धार्मिक आर्ट थी, अब वो धीमे धीमे आके सेक्युलर आर्ट में भी बदलने लगी। तो सेक्युलर आर्ट जो थी वो एक नया कॉन्सेप्ट आया कि आर्ट जो रही वो भी सेक्युलर हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक ह्यूमनिज्म नाम से भी एक सोच है। ह्यूमनिज्म आप आज के समय में आपको ये कई जगह दिखेगी। ह्यूमनिज्म भी कहीं ना कहीं इसी समय से आया, और ह्यूमनिज्म का जो स्टैंड पॉइंट था वो भी था सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म आके यहाँ आर्ट से कनेक्ट हो गया। जैसे ही आर्ट से कनेक्ट हुआ, नई आर्ट आई, और आर्ट को ये हम लोग कहते हैं कि आर्ट सबसे बड़ा व्यू पॉइंट है जहां से आप कई सारी चीजों को देख सकते हो। लोग आज के समय मीम कल्चर है, मीम कल्चर हो गया, या फिर लोग जो न्यूज़पेपर में जो आपके अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल्स में जैसे कहा जाए तो ड्राइंग्स आती है, स्केच आते हैं, स्केच में मॉक किया जाता है,
तो जैसे जो स्केच होते हैं वो तो केवल एक ड्राइंग है, बट उस ड्राइंग के अंदर कई बहुत सारी सिग्निफिकेंस है, वो कई सारी चीज़ों को सिग्निफाई करती है, बहुत सारी चीज़ों को सिम्बलाइज करती है। इस वजह से आर्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है उस समय की सोच को बदलने में। तो ये तो था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रेनेसां का, और बैकग्राउंड क्या था, रेनेसां हुआ क्यों और कैसे हुआ है। ये तो हम लोग का आज का पूरा टॉपिक। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कि इम्पैक्ट क्या हुआ रेनेसां का। थैंक यू सो मच। जय